Very good morning class. In this class I am going to start with the topic cloning vector, which is a part of tools of recombinant DNA technology. We have already discussed about some part of this topic, that is restriction enzyme, why we need restriction enzyme, what are the functions of restriction enzyme, and how many types of restriction enzyme are present in we use in DNA technology. Now in this tools of recombinant technology, second tool is cloning vector. Cloning vector. क्लोनिंग वेक्टर, व्हाट इज क्लोनिंग वेक्टर? हम जनरली इसमें क्या होगा, जितने भी अगर प्लाज्मिड्स होते हैं और बैक्टीरियोफेज होते हैं, इनके पास एबिलिटी होती है कि दे रिप्लिकेट रैपिडली और फास्ट इन बैक्टीरियल सेल विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। बिना किसी क्रोमोसोम डीएनए के ये रिप्लिकेट कर सकते हैं बैक्टीरियल सेल में, बैक्टीरियोफेजेस एंड प्लाज्मिड। नाउ अगर हम इसे यूज करते हैं एज ए वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर, तो क्या होगा, जो भी हमारा डिजायर्ड जीन है अगर इसे लिंक कर दिया जाए तब वो उतनी ही कॉपी में तैयार हो जाएगा जितने बार डीएनए रिप्लिकेट करेगा या प्लाज्मिड जितने बार रिप्लिकेट करेंगे इन बैक्टीरियल सेल। और सिंपली जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे ये बैक्टीरिया, उतनी ही कॉपीज हमें मिल जाएगी इस डिजायर्ड जीन की। तो ये इसलिए हम क्लोनिंग वेक्टर चूज करते हैं कि किसकी रिप्लिकेशन प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स कि अगर जनरली ये जितने भी प्लाज्मिड होते हैं बैक्टीरिया में, ये 1 to 2 इन नंबर होते हैं, लेकिन सब बैक्टीरिया में करीब ये 15 to 100 प्लाज्मिड भी पहुंच जाते हैं। तो प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज have ability to replicate fast without any involvement of chromosomal DNA within bacteria। तो अगर इसी प्लाज्मिड से अगर हम लिंक कर दें एलियन पेस ऑफ डीएनए या डिजायर्ड डीएनए, तो हमें बिना किसी क्रोमोसोमल इन्वॉल्वमेंट के, इसकी बैक्टीरिया का डीएनए अगर इन्वॉल्व नहीं भी कर रहा है तब भी हमें उसकी मल्टीपल कॉपी मिल जाएगी अगर हम इस प्लाज्मिड से लिंक कर दें तब। नाउ सेकेंड, क्लोनिंग वेक्टर में कि सब फीचर्स होने चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे मतलब कि सब प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तभी वो फंक्शन करेगा एज ए क्लोनिंग वेक्टर। फीचर्स ऑफ फर्स्ट इज origin of replication। और इसी को ओराई भी बोला जाता है। Now what is origin or ori? This is a sequence from where replication is starts in plasmids। जब यहाँ पे कोई भी क्लोनिंग वेक्टर है, दैट इज प्लाज्मिड, अगर हम प्लाज्मिड लेते हैं और यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन विच फॉर्म बाय द सर्टेन सीक्वेंसेस, यहाँ पे सीक्वेंस कुछ प्रेजेंट होंगे, वो अगर हम इससे एलियन पीस ऑफ डीएनए लिंक कर देते हैं तब क्या होगा,
यहाँ पे इससे ये पता चल जाएगा कि रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए। तो ये क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर जो भी एलियन पीस है इसका भी रिप्लिकेशन हो जाएगा। दैट मीन्स कि इसकी भी कॉपीज हमें अवेलेबल हो जाएगी। अगर हम इसे लिंक कर देंगे तो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन से और ओराई से ऐड कर देंगे तो हमें इजली इसका भी रिप्लिकेशन हो जाएगा। और क्योंकि ये स्टार्ट करते हैं रिप्लिकेशन प्रोसेस इन प्लाज्मिड ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, और यहीं से स्टार्ट हो पाएगा मल्टीप्लिकेशन और रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए ना। इस डीएनए के और प्लाज्मिड के रिप्लिकेशन के साथ हमने जो ऐड किया है फॉरेन डीएनए ऐड किया है, तो ये भी हमें मिल जाएगा ना। ये फंक्शन इज स्टार्ट sequence of DNA which start DNA replication। तो अगर ओरिजिन होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना ओरिजिन के रिप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो पाएगा। और अगर हम ऐड करते हैं यहाँ पे कोई फॉरेन डीएनए इस ओरिजिन के पास, तो उसका भी रिप्लिकेशन ईजिली हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लोनिंग वेक्टर के पास एक और प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना चाहिए। नाउ सेकेंड फीचर इज सेलेक्टेबल मार्कर। Now, second is presence of selectable marker. Selectable marker. What is selectable? अगर selectable marker ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन के साथ सेलेक्टेबल मार्कर होना भी ज़रूरी है, बिकॉज दे हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ अनवांटेड या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को रिलीज कर हटाने में, एलिमिनेट करने में और इन्हें डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। तो आइडेंटिफाई करने में तो सेलेक्टेबल मार्कर दे हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन and elimination of non-transformants। ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को आइडेंटिफाई करने में और एलिमिनेट करने में हेल्प करेंगे। अब व्हाट इज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, दैट इज कि हम जितने भी अगर हम प्लाज्मिड में डिजायर्ड डीएनए अगर ऐड कर रहे हैं, दैट इज दिस प्लाज्मिड, यहाँ पे अब कोई भी डिजायर्ड एलियन पीस हो सकता है, ऐड किया गया है। तो अब जब इसे इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा इन ई कोलाई सेल या बैक्टीरिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि अब उस सेल को और बैक्टीरियल सेल को एज ए ट्रांसफॉर्मेंट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। दैट मीन्स कि वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, वो नॉर्मल ई कोलाई जैसे नहीं है। और यहाँ पे इसी को हमें कल्चर करना है, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को कैसे हटाएंगे। फॉर एग्जांपल सेलेक्टेबल मार्कर कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे जीन्स प्रेजेंट होंगे इन बैक्टीरिया के पास जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होंगे, एम्पीसिलिन फॉर एग्जांपल एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन अगर ये प्रेजेंट होते हैं तो क्या होगा, एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन
के प्रेजेंस में ये कैसे होंगे कि जब भी हम कल्चर करते हैं इन बैक्टीरिया के, तो हमें सिर्फ इन्हीं को कल्चर करना है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेंट्स को कल्चर करना है, हमें अदर बैक्टीरिया नहीं चाहिए। तब उस कल्चरिंग मीडियम में हम कोई भी एंटीबायोटिक ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एम्पिसिलिन ऐड कर किया जाता है, तब क्या होगा कि जितने भी ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं वो सर्वाइव कर जाएंगे, जो अदर बैक्टीरिया है, जो नॉर्मल इकोलाई है, वो डाई कर जाएंगे, उन्हें एलिमिनेशन उनका हो जाएगा। वो कैसे होगा? क्योंकि इनके पास जितने भी ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं उनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। तो एम्पिसिलिन जब इस मीडियम में ऐड करते हैं तब ये ट्रांसफॉर्मेंट्स सर्वाइव कर जाएंगे, जिनके पास ये प्लाज्मिड है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, और अदर जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं तो ये डाई कर जाएंगे, वो एलिमिनेट हो जाएंगे और डाई कर जाएंगे। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं जिनके पास ये वाले जीन और या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं है एम्पिसिलिन के। तो एग्जांपल आप मेनली होंगे एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ये दो मेनली, एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कायामाइसिन भी हो सकते हैं, कानामाइसिन। तो कैनामाइसिन और कानामाइसिन, व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पे ये दोनों सिलेक्टेबल मार्कर की तरह वर्क करेंगे, दैट इज कि अगर ये प्रेजेंट होंगे तो यही सर्वाइव कर पाएंगे एंटीबायोटिक जब दिया जाए, अदर जो बैक्टीरिया होंगे वो डाई कर जाएंगे। नाउ थर्ड फीचर इज प्रेजेंस ऑफ क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट, थर्ड इज क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट क्या होगा? जब हम कोई भी वेक्टर लेते हैं तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन साइट बहुत ही, उस प्रॉपर जो रेस्ट्रिक्शन साइट होंगे उस डीएनए पर और प्लाज्मिड पे, उसकी बहुत फ्यू अमाउंट में रेस्ट्रिक्शन साइट होने चाहिए, और 1 और 2 ही रेस्ट्रिक्शन साइट होने चाहिए। अदरवाइज अगर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट हुए तब क्या होगा कि हमें मोर फ्रैगमेंट्स मिल जाएंगे, मोर दैट 2 फ्रैगमेंट्स इस क्लोनिंग और वेक्टर के मिल जाएंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्लोनिंग साइट है क्या? यहाँ पे एक्चुअली में एक रिकॉग्निशन साइट है, और रिकॉग्निशन साइट है जहाँ पे हमें ऐड करना है, और वो ऐड करना है एलियन पीस ऑफ डीएनए ना। वो रिकॉग्निशन साइट कौन सी होगी? जहाँ पे वो रिकॉग्निशन साइट वही होगी जहाँ पे एंडो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किया गया है। दैट मीन्स कि फॉर एग्जांपल एक अगर प्लाज्मिड ले लेते हैं PBr322 प्लाज्मिड, अब नाउ यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन साइट कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? restriction site, ampicillin resistance gene and tetracycline resistance gene. Tetracycline resistance gene. Tetracycline resistance gene, then origin of replication. Here, origin of replication. तो हम यहाँ पे ज़्यादा साइट नहीं ले रहे हैं क्योंकि 2 ही हमें बताने हैं। PBr322 में एक्चुअली में कैसे प्रेजेंट होंगे? तो
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो जहाँ पे फर्स्ट भी एक्चुअली, तो यहाँ पे कौन से रिजीन प्रेजेंट होंगे इस साइट पे, बाम एच फर्स्ट साइट पे जहाँ पे ये एंडोन्यूक्लियस एक्ट करेंगे वहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होंगे। तो क्लोनिंग साइट में हमें रेस्ट्रिक्शन, जब हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे तो हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बाम एच फर्स्ट कहाँ पे कट करेंगे, इसी सेगमेंट पे कट करेंगे जहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होंगे। तो अगर हम ये वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करते हैं तो ये सेगमेंट हट जाएगा और हमें जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है हम इसी सेगमेंट पे ऐड करेंगे। तब उस कंडीशन में क्या होगा, इस प्लाज्मिड के पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नहीं होगा। तो ये जितने भी ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे, क्लोनिंग साइट्स जितने भी है ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे कि कौन से ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं कौन से। तो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जब रिमूव कर दिए जाएंगे और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से ये हटा दिए जाएंगे, ये सेगमेंट जहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, तब क्या होगा, एलियन पीस ऑफ डीएनए ऐड किया जाता है और यहाँ पे एलियन पीस ऑफ डीएनए ऐड करने से अभी भी इसके पास कौन सा रेजिस्टेंस जीन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। दैट इज कि ये अभी भी एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन में सरवाइव कर सकते हैं लेकिन टेट्रासाइक्लिन में ये सरवाइव नहीं कर सकते। लेकिन तब इस केस में क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स कैसे अलग अलग किए जा सकते हैं, आइडेंटिफाई कैसे किए जा सकते हैं। अगर हमें पता है कि हमने कौन से एंडोन्यूक्लियस यूज किए हैं तो वही उस एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से वही साइट निकली रिलीज होगा या हटा दिया जाएगा जो जहाँ पे वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बाम एच फर्स्ट यूज किया है तब क्या होगा कि हमें पता होगा कि हमारे पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है, या इस जो भी हमने मीडियम यूज किया है बैक्टीरिया का वहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है। अब हम जब भी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन देंगे तो ये डाई कर जाएंगे। तो इसलिए हम जो भी कल्चरिंग मीडियम होता है हम उसमें एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक देते हैं, ऐड करते हैं, जिससे कि हमारे जो ट्रांसफॉर्मेंट्स है वो सरवाइव कर जाए और अदर जो है वो डाई कर जाए। तो हमें सिर्फ यही लेना है एक्चुअली में। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रॉपर्टी इसकी क्या होनी चाहिए कि रेस्ट्रिक्शन साइट फ्यू और 1 और 2 होने चाहिए। टू इन नंबर, तो हमने रेस्ट्रिक्शन साइट 2 इन नंबर होगा, 1 और 2 इन नंबर होगा। तो हमें इसके फ्रेगमेंट्स नहीं, उतने फ्रेगमेंट्स नहीं मिल पाएंगे। दैट मीन्स कि अगर इससे ज़्यादा हो जाएंगे तो ये जब भी हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करेंगे तब क्या होगा, हमें इसके कई सारे फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे। तो हमें जो डिज़ायर्ड जीन है उसे ऐड करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसे रिड्यूस करने के लिए, इस प्रोसेस को रिड्यूस करने के लिए सिर्फ 2 रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए और फ्यू रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। नाउ सेकेंड इज एलियन पीस ऑफ डीएनए added on any two of sorry two of restriction or any two of antibiotic resistance gene।
किसी दो ही ये रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होंगे और इन्हीं दो में से किसी एक पर ही एक को हमें हटा के वहां पे ऐड करना होगा एलियन पीस ऑफ डीएनए। तो या तो दो हो सकते हैं या तो एक हो सकता है, कोई भी इसमें से। तो इसके सिवा और भी जीन्स रेस्ट्रिक्शन साइट पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैनामाइसिन और क्लोरएम्फेनिकॉल, ये दोनों जीन्स भी प्रेजेंट होंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं। इन्हें भी रिमूव किया जा सकता है, वो डिपेंड करेगा उनके स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस पर। जो भी स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस इन पे कट करेंगे वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया जाएगा और वहाँ पे एलियन पीस ऑफ डीएनए ऐड किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट फीचर इज fourth is vectors for cloning gene in plant and animals. In plants and animals. तो कैसे किया जा सकता है प्लांट और एनिमल्स में जीन्स को क्लोन, और कैसे हमें डिजायर्ड जीन हम इन प्लांट और एनिमल में पहुंचा सकते हैं फॉर द यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन एंजाइम्स एंड प्रोडक्ट्स। नाउ ए बैक्टीरियम इज नोन एज एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। यहाँ पे ये बैक्टीरिया क्या करेगा, इसके पास प्लाज्मिड होगा जो विच इज नोन एज टी आई प्लाज्मिड और टी डीएनए, टी आई प्लाज्मिड और टी डीएनए। एक्चुअली में ये जितने भी एग्रोबैक्टीरियम होते हैं ये क्या करते हैं, अपने प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस कर देते हैं इन प्लांट सेल, और ये क्या करेंगे कि ट्यूमर कॉज करते हैं, ट्यूमर इंड्यूस करते हैं। यहाँ पे ये कैसे हो गया, ये इंट्रोड्यूस जब कर देंगे अपने प्लांट, जो प्लांट सेल है उसमें अपने टी आई प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो इनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि प्लांट सेल मशीनरी से ये अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं और उस प्रोडक्ट को खुद लेने लगते हैं। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। यहाँ पे क्या होगा कि ये ट्यूमर कॉज करने लग जाते हैं, सेल प्रोलिफरेशन और डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है इस टी आई प्लाज्मिड के प्रेजेंस में, और उस जैसे लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर में जब सेल बन जाएंगे उस पर्टिकुलर जहाँ पे ये इन्फेक्ट करेंगे, तब क्या होगा कि इनके भी प्रोडक्ट लार्ज अमाउंट में बनने लग जाएंगे। तो यहाँ पे ये प्रोसेस कैसे होता है कि जे कॉज फुल नेम इज टी आई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ये क्या करेंगे, ट्यूमर कॉज करेंगे जब इंट्रोड्यूस कर दिया, जब बैक्टीरिया के थ्रू इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा इन प्लांट और एनिमल सेल। प्लांट जनरली ये एग्रोबैक्टीरियम प्लांट सेल में होगा और एनिमल सेल में रिट्रोवायरसेस होंगे। तो यहाँ पे जो टी आई प्लाज्मिड है ये इंट्रोड्यूस जब कर दिए जाते हैं प्लांट जीनोम के साथ, तो ये उससे जीनोम से बाइंड करके अपने लिए प्रोडक्ट सिंथेसाइज करने लग जाते हैं। साथ में सेल बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट और डिफ्रेंशिएट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएंगे और वहाँ पे ट्यूमर लाइक अपीयरेंस दिखने लग जाएगा प्लांट का, मतलब कि और इस जो डिजीज कॉज होगी इससे जनरली ये पैथोजेनिक होते हैं फॉर प्लांट्स और कॉज करेंगे डिजीज क्राउन गॉल डिजीज।
disease caused by agrobacterium caused by agrobacterium known as crown gall disease. क्राउन गॉल डिजीज जो एग्रोबैक्टीरियम से कॉज होता है, लेकिन साइंटिस्ट ने क्या किया, सर्टेन मॉडिफिकेशन के थ्रू इसी एग्रोबैक्टीरियम को यूज कर लिया गया फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डिजायर्ड जीन। जिस मेथड से ये ट्रांसफर कर रहे थे टी आई प्लाज्मिड को, उसी मेथड से अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फ्यूज करा दे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अगर हम भेज दें इस प्लांट में, तो प्लांट फॉर सबसे पहले प्लांट जो होगा वो मॉडिफाइड हो जाएगा, वो ह्यूमन के लिए जो भी प्रोडक्ट है वो सिंथेसाइज करने लग जाएंगे। जिस भी पर्पस से यहाँ पे डीएनए को इंट्रोड्यूस किया गया है वो पर्पस फुलफिल हो जाएगा। यहाँ पे ये प्रोसेस कैसे होगी, अगर हम जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम में सर्टेन जीन होंगे जो कॉज करते हैं डिजीज, इन प्लांट सेल। फॉर एग्जाम्पल दिस इज टी आई प्लाज्मिड। यहाँ पे टी आई प्लाज्मिड है और ये डिजीज कॉज कर रहे हैं प्लांट में, एनिमल में, प्लांट में जनरली। तो ये प्लांट में ट्यूमर इंड्यूस कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये सेगमेंट ट्यूमर इंड्यूस कर रहा है, पर्टिकुलर कोई जीन ट्यूमर इंड्यूस करेगा। तो इस पार्ट को अगर हम रिली हटा दिया जाए और यहाँ पे कोई डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया जाए, नाउ अब इसे जब इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा इन एग्रोबैक्टीरियम, और एग्रोबैक्टीरियम की ये प्रॉपर्टी होगी कि वो होती है कि वो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट सेल को, तो ठीक उसी मेथड से ये इंट्रोड्यूस कर देंगे प्लांट सेल में, ये इनका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब नाउ इस डीएनए को, इस प्लाज्मिड को रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोला जाएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस प्लाज्मिड को बोला जाएगा। और यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्चुअली में करेंगे क्या, जब प्लांट पे इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है इसे, अभी फिर सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस किया जाएगा एग्रोबैक्टीरियम में। एग्रोबैक्टीरियम में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। अब एग्रोबैक्टीरियम ठीक वही मेथड फॉलो करेंगे जिस मेथड, नेचुरल मेथड से वो इस प्लांट को, पर्टिकुलर प्लांट को इन्फेक्ट करते थे, तो वही मेथड यहाँ भी यूज होगा और ये इन्फेक्ट करेंगे प्लांट को और इंट्रोड्यूस कर देंगे ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन प्लांट। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन प्लांट। नाउ जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, तब जो भी ये डिजायर्ड हमारा जीन है, जिस भी पर्पस के लिए बनाया गया है, हमें प्रोडक्ट उसका डिजायर्ड जीन, हमें प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा इस। तो हमें प्रोडक्ट इस वजह से यहाँ पे, क्योंकि ये टी आई प्लाज्मिड से इंट्रोड्यूस है, जो भी पैथोजेनिक जो सेगमेंट था हमने वो रिमूव कर दिया। जब पैथोजेनिक सेगमेंट रिमूव कर देंगे, वहाँ पे डिजायर्ड जीन
इंट्रोड्यूस कर देंगे तो हमारा प्रोडक्ट वही मिल जाएगा हमें। तो नाउ यहाँ पे जो जितने भी फीचर्स थे ऐड होते हैं, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।